यूथ पब्लिकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो डीजल मैकेनिक का होने वाला है। डीजल मैकेनिक में पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ इंजन से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलो इसका पहला प्रश्न देखते हैं। एक 4 स्ट्रोक इंजन ... में एक पावर स्ट्रोक उत्पन्न करता है। हम इसको डायग्राम के द्वारा समझने की पहले कोशिश करेंगे। जो इसका डायग्राम है ये है पिस्टन, ये है ये पिस्टन है और एक कनेक्टिंग रॉड है और एक क्रैंक शाफ्ट है। क्रैंक शाफ्ट प्रश्न में बोला गया कि एक 4 स्ट्रोक इंजन है जिसमें एक पावर स्ट्रोक प्राप्त कैसे होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हमारा क्रैंक शाफ्ट जब 2 रोटेशन करता है, यानी जब क्रैंक शाफ्ट 2 चक्कर करता है तब हमारा पिस्टन 4 स्ट्रोक करता है। और 4 स्ट्रोक जब पिस्टन करता है तो उसमें 4 अलग अलग प्रोसेस होते हैं, जिसमें पहला होता है सक्शन, दूसरा होता है कंप्रेशन, तीसरा होता है पावर और 4th नंबर जो होता है वो होता है एग्जॉस्ट। यहाँ पर देखेंगे जब 4 अलग अलग प्रोसेस होते हैं तो उसमें एक प्रोसेस होता है पावर स्ट्रोक का, यानी क्रैंक शाफ्ट के 2 रोटेशन में, यानी क्रैंक शाफ्ट जब 720 डिग्री रोटेट करता है तब हमको क्या मिलता है, एक पावर स्ट्रोक मिलता है। तो इसका जो सही विकल्प होगा क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर में, यानी क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर में, इसका जो सही विकल्प ए है। चलो अगले प्रश्न को देखते हैं। एक 2 स्ट्रोक इंजन साइकिल ... में एक पावर स्ट्रोक उत्पन्न करता है। जैसे हमने पहले पिछले क्वेश्चन में देखे थे कि जो 4 स्ट्रोक इंजन था उसमें क्रैंक शाफ्ट के 2 रोटेशन में एक पावर स्ट्रोक मिलता था, लेकिन जब 2 स्ट्रोक की बात करेंगे तो इसमें देखेंगे क्रैंक शाफ्ट के प्रत्येक चक्कर में, यानी जब क्रैंक शाफ्ट 360 डिग्री रोटेट करता है, 360 डिग्री रोटेट करता है तब पिस्टन क्या करता है, 2 स्ट्रोक करता है। पिस्टन 2 स्ट्रोक करता है जिसमें वो चारों प्रोसेस होता है जो 4 स्ट्रोक इंजन में होता था। 4 स्ट्रोक इंजन में होता था, क्रैंक शाफ्ट जब 2 रोटेशन करता था और पिस्टन 4 स्ट्रोक करता था तब जाके उसमें 4 प्रोसेस होते थे। लेकिन जब 2 स्ट्रोक की बात करते हैं तो उसमें देखते हैं क्रैंक शाफ्ट के प्रत्येक चक्कर में पिस्टन 2 रोटेशन करता है, पिस्टन 2 स्ट्रोक करता है, तब उसमें जाके 4 प्रोसेस वर्किंग प्रोसेस पूरा होता है, जिसमें पहला होता है सक्शन, दूसरा होता है कंप्रेशन, तीसरा नंबर होता है पावर और जो 4th नंबर का होता है वो है एग्जॉस्ट। अब इसमें देखते हैं क्रैंक शाफ्ट के प्रत्येक चक्कर में हम लोग क्या मिलता है, एक पावर स्ट्रोक मिलता है। तो जो इसका सही विकल्प होगा हम लोग देखते हैं, जो इसका जो सही विकल्प होगा क्रैंक शाफ्ट के प्रत्येक चक्कर में, यानी जो इसका सही विकल्प है ये है क्रैंक शाफ्ट के प्रत्येक चक्कर में, यानी जब क्रैंक शाफ्ट 360 डिग्री रोटेट करता है तो हमको जाकर एक पावर स्ट्रोक प्राप्त होता है। फिर चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं पावर स्ट्रोक के दौरान निम्नलिखित में से कौन इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्वों की सही पोजीशन देता है। इस प्रश्न को भी हम डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें देख रहे हैं अलग अलग प्रोसेस का दिया गया है। जैसे यह है सक्शन, जो यह डायग्राम है यह सक्शन का है, ये सक्शन स्ट्रोक का है, यह कंप्रेशन स्ट्रोक का है और ये जो है पावर स्ट्रोक का है और जो 4th नंबर का है यह एग्जॉस्ट स्ट्रोक का है। इसमें देखेंगे ऊपर 2 वाल्व लगे हैं, एक इनलेट वाल्व है, एक इनलेट वाल्व है और जो सेकेंड वाला वाल्व लगा है वह है एग्जॉस्ट वाल्व है। जो सेकेंड वाला है वह है एग्जॉस्ट वाल्व है। अब इसमें देखेंगे हम यहाँ एक ऑटो इंजन की जनरली बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न था हम लोग का कि जब पावर स्ट्रोक के दौरान निम्नलिखित में से कौन इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व का सही पोजीशन देता है। इसमें हम विकल्प नंबर जब ये पढ़ते हैं तो देखते हैं इसमें लिखा है इनलेट वाल्व का खुलना और एग्जॉस्ट वाल्व का बंद होना। चलो यहाँ डायग्राम में देखते हैं जब इनलेट वाल्व का खुलना हम देखते हैं सक्शन में क्या होता है, इनलेट वाल्व, सक्शन में इनलेट वाल्व क्या होता है, ओपन होता है और जो क्लोज जो एग्जॉस्ट वाल्व होता है, यहाँ पर देख लेते हैं, ऊपर देख लेते हैं, जो इनलेट वाल्व होता है ये हम लोग क्या होता है, ओपन होता है और जो एग्जॉस्ट वाल्व होता है ये क्या हम लोग का होता है,
क्लोज होता है। इसी तरह सेकेंड वाले में देखेंगे जब कंप्रेशन स्ट्रोक होता है तो इसमें जो होता है इनलेट वाल्व ये है और ये क्या है, एग्जॉस्ट वाल्व। कि जब कंप्रेशन स्ट्रोक में देखेंगे तो देखेंगे दोनों जो इनलेट वाल्व एंड एग्जॉस्ट वाल्व दोनों क्या होते हैं, दोनों क्लोज होते हैं, दोनों क्लोज होते हैं। इसी तरह हम लोग जब पावर स्ट्रोक के दौरान देखेंगे तो यहाँ पर इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व, जब हम लोग पावर स्ट्रोक के दौरान देखेंगे तो इसमें देखेंगे इसमें भी इनलेट वाल्व एंड एग्जॉस्ट वाल्व दोनों क्या होते हैं, दोनों क्लोज होते हैं, दोनों क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, दोनों क्लोज होते हैं। इसी तरह हम लोग जब आखिरी स्ट्रोक होता है वो होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में देखेंगे तो जो इनलेट वाल्व होता है, इनलेट वाल्व क्या होता है, वो क्लोज होता है, इनलेट वाल्व क्लोज होता है और जो एग्जॉस्ट वाल्व होता है ये क्या होता है, ओपन रहता है। जिसे हम लोग प्रश्न में देखते हैं तो इसमें बोल रहा है पावर स्ट्रोक के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व का सही पोजीशन देता है। तो इसमें देखते हैं जब पावर स्ट्रोक की जब हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इनलेट वाल्व एंड एग्जॉस्ट वाल्व दोनों क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। चलो हम ऑप्शन में देखते हैं तो इसमें दे रखा है सी वाले में दोनों वाल्वों का बंद पोजीशन होना, तो इसका सही विकल्प है सी हो जाएगा। और इसी तरह हम जब ए का देखेंगे इनलेट वाल्व का खुलना और एग्जॉस्ट वाल्व का बंद होना, तो एक इसमें होता है, ये होता है सक्शन स्ट्रोक के दौरान, सक्शन स्ट्रोक के दौरान होता है इनलेट वाल्व का खुलना और एग्जॉस्ट वाल्व का बंद होना। इसी तरह बी वाला देखते हैं एग्जॉस्ट वाल्व का खुलना और इनलेट वाल्व का बंद होना। तो यहाँ पर देखेंगे जब एग्जॉस्ट वाल्व का ओपन होना और इनलेट वाल्व का क्लोज होना, ये किसमें होता है, ये होता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक में। यहाँ पर देखेंगे तो एक इसका दिया है ऑप्शन एग्जॉस्ट स्ट्रोक का, लेकिन प्रश्न में हम लोग का क्या पूछा है, पावर स्ट्रोक का, इसलिए विकल्प नंबर सी सही है। चलो अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। एक इंजन का स्ट्रोक होता है, सिलेंडर का अंदरूनी व्यास, टीडीसी और बीडीसी के बीच की दूरी, सी वाला दिया सिलेंडर का आयतन और डी दिया है कनेक्टिंग रॉड की लंबाई। चलो इसको भी हम डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं और इसमें देखते हैं कहा एक इंजन का, इसमें कहा है कि स्ट्रोक जो होता है इसमें हम लोग देखेंगे ये हमारा है डायग्राम के द्वारा, ये है टीडीसी है, टीडीसी यानी टॉप डेड सेंटर, ये क्या है टॉप डेड सेंटर, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बीडीसी बोलते हैं, बीडीसी यानी बॉटम डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर, बॉटम डेड सेंटर। और टीडीसी और बीडीसी के बीच की जो लेंथ होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं। इसी स्ट्रोक लेंथ को ही हम लोग क्या कहते हैं, एक इंजन का स्ट्रोक होता है। जो इसका जो सही विकल्प दिया है, क्या दिया है, टीडीसी और बीडीसी के बीच के दूरी को ही इंजन का हम एक स्ट्रोक कहते हैं। जो इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर बी है। तो चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। एक इंजन का क्लियरेंस आयतन 100 घन सेमी है और स्वेप्ट आयतन 800 घन सेमी है, कंप्रेशन अनुपात होगा। हम यहां पर देखते हैं कंप्रेशन अनुपात बराबर क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो, कंप्रेशन रेशियो बराबर होता है टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम बटे के क्लियरेंस वॉल्यूम, क्लियरेंस वॉल्यूम। या हम लोग इसका एक थियरी और दे सकते हैं कि कंप्रेशन रेशियो हम लोग लिख सकते हैं, कंप्रेशन रेशियो हम लोग लिख सकते हैं कि कंप्रेशन स्ट्रोक से पहले यानी संपीड़न स्ट्रोक
स्ट्रोक से पहले का आयतन, पहले का आयतन बटे के संपीड़न स्ट्रोक के बाद का आयतन, संपीड़न स्ट्रोक के बाद का आयतन। संपीड़न स्ट्रोक के बाद का आयतन। जब हम लोग यहां पर देखते हैं कि कंप्रेशन रेशियो क्या हो गया, कंप्रेशन रेशियो हो गया, मतलब कि जब यहां डायग्राम के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं, जब हमारा पिस्टन यहां पर होगा, जब हमारा पिस्टन यहां पर होगा, जो ये होगा हमारा बॉटम डेड सेंटर पे, बीडीसी पे, और जब ये टीडीसी पे आएगा एक समय, जब टीडीसी पे आएगा तो ये जो इसकी बीच जो गैप है, ये हम लोग क्या है, क्लियरेंस वैल्यूम है। ये हम लोग को कैसे बोलते हैं, क्लियरेंस वैल्यूम बोलते हैं। और टीडीसी से बीडीसी के बीच के जो आयतन होगा, इसे हम लोग शेफ्ट वैल्यूम बोलते हैं। और जब इसका हम लोग फार्मूला लिखेंगे तो कंप्रेशन स्ट्रोक से पहले, यानी कंप्रेशन स्ट्रोक से पहले टोटल वैल्यूम, टोटल वैल्यूम कितना हो जाएगा, VS प्लस VC बटे के कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद, जब कंप्रेशन स्ट्रोक होगा तो हम लोग का सिलेंडर पिस्टन यहां पर होगा, कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद का आयतन, मतलब ये वाला, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लियरेंस वैल्यूम बोलते हैं। तो यहां पर हो जाएगा क्लियरेंस वैल्यूम। यहां पर हम प्रश्न में देखते हैं, प्रश्न में देखते हैं कि यहां दे रखा है क्लियरेंस आयतन, क्लियरेंस आयतन हम लोग को दे रखा है, यानी क्लियरेंस वैल्यूम दे रखा है 100 घन सेमी, और जो हम लोग का स्वेप्ट आयतन दे रखा है 800 घन सेमी। स्वेप्ट आयतन जो दे रखा है हम लोग का 800 घन सेमी। आप इसको हम लोग फार्मूले में पुट करते हैं, तो VS का मान दे रखा है 800 प्लस VC का मान दे रखा है 100 बटे के VC, यानी क्लियरेंस रेशियो जो हम लोग का यहाँ निकल के आ जाएगा 900 बटे में 100 बराबर 9। तो हम लोग क्लियरेंस रेशियो क्या निकल के आया, 9। चलो इसको विकल्प में देखते हैं, तो इसका जो सही विकल्प है बी वाला। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। एक सिंगल सिलेंडर इंजन जिसकी क्रैंक के प्रत्येक 2 चक्कर में एक पावर स्ट्रोक होता है, तो कहा जाता है कि वह कार्य करता है। जैसे हम लोग भी पहला प्रश्न सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें देख रहे थे कि 4 स्ट्रोक इंजन दिया था, जिसमें क्रैंक शाफ्ट के 2 रोटेशन, यानी क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर, लिखा ना, क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर में एक पावर स्ट्रोक उत्पन्न होता है। हम लोग जब पहला प्रश्न सॉल्व करते थे तो उसमें हम लोग सॉल्व किए थे कि जब क्रैंक शाफ्ट 2 रोटेशन कर रहा था या 720 डिग्री रोटेट कर रहा था, तो हम लोग को एक पावर स्ट्रोक मिल रहा था। वो किस में हो रहा था, 4 स्ट्रोक इंजन में हो रहा था। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखा है 4 स्ट्रोक, इसमें दिया है डी वाला ऑप्शन 4 स्ट्रोक साइकिल, इसलिए यह विकल्प सही है। और जो 2 स्ट्रोक साइकिल होता है, इसमें जो होता है क्रैंक शाफ्ट, इसमें जो होता है क्रैंक शाफ्ट के प्रत्येक चक्कर में, क्रैंक शाफ्ट के एक चक्कर में हम लोग को एक पावर स्ट्रोक मिलता है। क्रैंक शाफ्ट के एक चक्कर में हम लोग को एक पावर स्ट्रोक मिलता है, इसलिए विकल्प बी नहीं सही होगा। और सिंगल स्ट्रोक ए भी नहीं सही है, ये नहीं, इसलिए विकल्प नंबर डी सही है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। ऑटो साइकिल इंजन का निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। चलो इसको हम लोग डायग्राम के द्वारा समझते हैं। जैसे हम लोग का एक कोई जनरली एक इंजन, इस बार जैसे हम लोग डीजल सॉरी पेट्रोल इंजन ले लेते हैं, इसमें देखते हैं जब 4 स्ट्रोक इंजन में जब 4 अलग अलग क्रियाएं होती हैं, तो इसमें पहला होता है सक्शन, दूसरा नंबर होता है कंप्रेशन, और जो तीसरा स्ट्रोक होता है वो पावर होता है, और जो 4th नंबर का स्ट्रोक होता है वो क्या होता है, एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। अब इसमें देखते हैं प्रश्न में कह रहा है कि इसका जो सही क्रम क्या हो उसको आप प्रदर्शित कीजिए। यहां जब देखेंगे तो हम लोग का सबसे पहले क्या आएगा, सक्शन आएगा, सक्शन आएगा, उसके बाद क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा,
कंप्रेशन आएगा, थर्ड वाले पे पावर स्ट्रोक आएगा, अब फोर्थ वाला क्या हम लोग का एग्जॉस्ट स्ट्रोक है। चलो हम लोग इसको मिलाते हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। इसको हम लोग देखते हैं विकल्प में, सक्शन, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। देखते हैं इसमें किस में मैच करता है। जो ये देखते हैं सक्शन, कम पावर दे रखा है, ये गलत है। सक्शन, कंप्रेशन, यहाँ एग्जॉस्ट दे रखा है, ये भी गलत है। सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, जो विकल्प नंबर सी सही है। चलो अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं, यदि एक 4 स्ट्रोक इंजन प्रति मिनट 1000 चक्कर लगाता है तो प्रति मिनट पावर स्ट्रोक की संख्या क्या होगी। यानी 4 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन प्रति मिनट एन आरपीएम के लिए प्रति मिनट पावर स्ट्रोक की संख्या n/2 होता है। अब यहाँ जब हम लोग यहाँ देखेंगे n का मान कितना दे रखा है, यानी 4 स्ट्रोक इंजन के प्रति मिनट n आरपीएम के लिए, यानी n का मान क्या दे रखा है 1000, और कह रहा है प्रति मिनट पावर स्ट्रोक की संख्या पूछ रहा है। तो यहाँ प्रति मिनट पावर स्ट्रोक की संख्या क्या हो जाएगा, n/2। n का मान दिया 1000/2 इक्वल टू 500, जो इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर बी। अगर 4 स्ट्रोक के तुलना में अगर हम 2 स्ट्रोक की बात करें तो यहाँ 2 स्ट्रोक में देखेंगे कि 2 स्ट्रोक इंजन के प्रति मिनट जो n आरपीएम के लिए होता है वो प्रति मिनट स्ट्रोक पावर स्ट्रोक के बराबर होता है। तो यानी अगर 2 स्ट्रोक अगर यहाँ पर आता, अगर यहाँ पर 2 स्ट्रोक की बात करता तो यहाँ n का जो मान है यही प्रति मिनट पावर स्ट्रोक की संख्या के बराबर होता। लेकिन यहाँ पर 4 स्ट्रोक दे रखा है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी सही है, जहां इसका जो फार्मूला निकल के आएगा n/2 प्रति मिनट पावर स्ट्रोक की संख्या बराबर। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसके कारण स्ट्रोक की लंबाई बढ़ जाती है। जैसे हम लोग अभी एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं, जब हमारा पिस्टन बीडीसी पे हो, ये हमारा टीडीसी है, जब बीडीसी से टीडीसी की तरफ बढ़ता है, यानी जब हम लोग का क्रैंक शाफ्ट रोटेट करता है, जो एक थ्रो करता है वो हम लोग क्या होता है बीडीसी से टीडीसी की तरफ बढ़ते हैं या टीडीसी से बीडीसी की तरफ आते हैं, तो क्या होता है क्रैंक शाफ्ट की थ्रो के बराबर ये एक स्ट्रोक होता है। तो ये स्ट्रोक की लंबाई जो बढ़ जाती है वो क्या होती है क्रैंक शाफ्ट की थ्रो के बराबर होता है, इसलिए बढ़ जाती है। तो इसका जो सही विकल्प है विकल्प नंबर सी सही है। क्रैंक शाफ्ट की थ्रो बढ़ा देने के कारण हम लोग जो स्ट्रोक की लेंथ होती है वो बढ़ जाती है। चलो अगले प्रश्न पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इंजन कंपोनेंट इंजन को उसके नॉन वर्किंग स्ट्रोक के दौरान कैरी करता है। अगर हम जनरली अगर ऑटो इंजन की बात करें तो जब हम लोग को पावर स्ट्रोक के दौरान जब पिस्टन पे हम लोग को पावर उत्पन्न, जब पिस्टन पे ऊर्जा उत्पन्न होती है तो जो फ्लाईव्हील होता है वह अनावश्यक ऊर्जा को अपने रूप में अपने अंदर संचित कर लेता है, और जब अगले स्ट्रोक में या अगले चक्र में जब पिस्टन पे कम ऊर्जा प्राप्त होती है तो वह फ्लाईव्हील क्या करता है अपना जो संचित की हुई ऊर्जा को रिलीज कर देता है। जो इसका सही विकल्प है वो है फ्लाईव्हील हो जाएगा। नॉन वर्किंग स्ट्रोक के दौरान जो कैरी करता है वह फ्लाईव्हील होता है। चलो अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस स्ट्रोक के दौरान इंजन सिलेंडर में प्रेशर वायुमंडलीय प्रेशर की अपेक्षा कम होता है। इसको हम लोग जो यहाँ पे इसको हम लोग फिगर द्वारा समझते हैं। तो यहाँ हम लोग डायग्राम बनाएंगे कि हमारा टीडीसी है,
और ये हम लोग का बीडीसी है, सॉरी ये हम लोग का बीडीसी है, ये हम लोग का बीडीसी है और ये टीडीसी है। जब यहाँ पर हम लोग देखते हैं जब सक्शन होता है, जब सक्शन प्रोसेस होता है तो उसमें क्या होता है कि जो अंदर सिलेंडर के अंदर का जो दाब होता है वह बाहर यानी वायुमंडलीय दाब की तुलना में कम होता है। लेकिन जो अलग अलग 3 प्रोसेस और होते हैं, जो कंप्रेशन हो स्ट्रोक और पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक, इन तीनों स्ट्रोक में जो 3 प्रोसेस होता है इसमें वायुमंडलीय दाब की तुलना में सिलेंडर के अंदर का दाब अधिक होता है। और जो यहाँ पर पूछ रखा कि सिलेंडर में प्रेशर वायुमंडलीय प्रेशर की अपेक्षा कम होता है, तो वह जो कम होता है वह सक्शन स्ट्रोक के दौरान होता है। तो इसका जो सही विकल्प है, विकल्प नंबर ए सही है। कंप्रेशन में क्या होता है कि जो वायुमंडलीय प्रेशर होता है यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वह सिलेंडर के अंदर के प्रेशर से कम होता है। और पावर स्ट्रोक में भी यही होता है, पावर स्ट्रोक में भी जो सिलेंडर के अंदर का जो प्रेशर होता है वह वायुमंडलीय प्रेशर से ज़्यादा होता है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक में भी वही होता है कि जो सिलेंडर के अंदर का दाब होता है वह बाहर यानी वायुमंडलीय दाब की तुलना में ज़्यादा होता है। इसलिए इसका विकल्प नंबर ए सही है। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक पेट्रोल इंजन में हवा ईंधन का मिक्सचर ... में जलता है। अगर हम लोग पेट्रोल इंजन की अगर बात करते हैं तो उसमें पेट्रोल इंजन जो होता है, पहले इसको हम लोग स्पार्क इग्निशन इंजन भी कहते हैं, यानी इसे हम लोग एसआई इंजन भी कहते हैं, इसे एसआई इंजन भी कहते हैं। और जो एसआई इंजन होता है यह ऑटो साइकिल पे वर्क करता है। और जो पेट्रोल जो इसमें एक कार्बोरेटर होता है, कार्बोरेटर में ही एयर और पेट्रोल दोनों का मिक्सर तैयार होता है। और उसके बाद इनटेक यानी जब हम लोग का सक्शन होता है तो दोनों के मिक्सचर को हम लोग सिलेंडर के अंदर एक सक्शन करते हैं। तो जो इसका सही आंसर होगा वो सिलेंडर होगा। सिलेंडर में ही चार्ज का प्रज्वलन होता है। किससे होता है? स्पार्क प्लग द्वारा। एसआई इंजन में एक स्पार्क प्लग लगता रहता है। जब हम लोग चार्ज को कंप्रेस करते हैं उसके बाद हम लोग स्पार्क प्लग के द्वारा उसे प्रज्वलित करते हैं। तो जो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी सिलेंडर के अंदर। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। बीएचपी और आईएचपी के बीच का अनुपात को कहते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं बीएचपी क्या होता है। बीएचपी ब्रेक हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर। बीएचपी का फुल फॉर्म हो जाएगा ब्रेक हॉर्स पावर। और आईएचपी जो हो जाएगा इंडिकेटेड हॉर्स पावर। और जब इन दोनों का अनुपात की जब बात करते हैं तो देखते हैं बीएचपी बटे के आईएचपी, इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? मैकेनिकल इफिशिएंसी कहते हैं। इन दोनों के रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? मैकेनिकल इफिशिएंसी कहते हैं। और जो ब्रेक हॉर्स पावर होता है यह क्रैंक शाफ्ट पे प्राप्त होता है। ब्रेक हॉर्स पावर हम लोग को कहाँ प्राप्त होता है? क्रैंक शाफ्ट पे प्राप्त होता है। और जो इंडिकेटेड हॉर्स पावर होता है यह हम लोग का पिस्टन के सरफेस पे बीएचपी एंड आईएचपी में। तो देखते हैं आईएचपी बराबर क्या होता है? बीएचपी प्लस फ्रिक्शन पावर, यानी फ्रिक्शन हॉर्स पावर। इन दोनों को अगर योग कर दें तो हम लोग को क्या वर्ग निकल के आता है? इंडिकेटेड हॉर्स पावर। और कभी कभी यहाँ पर फ्रिक्शन पावर दे रखा रहता है और इंडिकेटेड हॉर्स पावर दे रखा रहता है और पूछता है मैकेनिकल एफिशिएंसी निकालो। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे? मैकेनिकल एफिशिएंसी जब फार्मूला निकालेंगे तो यहाँ फ्रिक्शन पावर दे रखता है और इंडिकेटेड, तो यहाँ पर हम लोग बीएचपी इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से जब हम लोग का एक रिलेशन बनाएंगे तो बीएचपी बराबर क्या हो जाएगा? आईएचपी माइनस एफएचपी। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? मैकेनिकल एफिशिएंसी का फार्मूला होता है बी ब्रेक पावर बटे के इंडिकेटेड पावर। तो बीएचपी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? आईएचपी माइनस एफएचपी बटे के इंडिकेटेड पावर।
हम यहाँ से भी मैकेनिकल एफिशिएंसी का मान निकाल सकते हैं। अगर हम लोग का अगर फ्रैक्शन हार्स पावर दिया रहे और इंडिकेटेड हार्स पावर दिया रहा है, फिर भी हम लोग मैकेनिकल एफिशिएंसी का मान निकाल लेंगे। तो चलो अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। दो स्ट्रोक इंजन में पोर्ट होते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर अगर 4 स्ट्रोक इंजन होता है तो उसमें पोर्ट्स नहीं लगे रहते हैं, उसमें वाल्व लगे रहते हैं। लेकिन अगर 2 स्ट्रोक इंजन की बात करें तो उसमें वाल्व की जगह हम लोग पोर्ट लगाते हैं। इसे चलो हम डायग्राम के द्वारा दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ पर यह है 2 स्ट्रोक इंजन है और यहाँ पर दे रखा है ये जो हम लोग का एग्जॉस्ट पोर्ट है, एग्जॉस्ट पोर्ट है। और ये आईपी जो दे रखा है यह हम लोग का इनलेट पोर्ट है। और जो टीपी है यह ट्रांसफर पोर्ट है। जो टीपी है यह ट्रांसफर पोर्ट है। यहाँ पर हम लोग देख रहे पिछले से प्रश्न में यहाँ देखते हैं कि इसमें पूछ रखा है जो 2 स्ट्रोक इंजन होता है इसमें पोर्ट्स होते हैं वो कहाँ पर लगा रहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कहाँ लगा है। जो हम लोग का ये क्या है, सिलेंडर है और ये हम लोग का पिस्टन है। तो देख रहे हैं जो पोर्ट लगा हुआ है ये हम लोग को सिलेंडर के सरफेस पे लगा हुआ है। तो इसका जो सही विकल्प होगा सिलेंडर के दीवारों पे या सिलेंडर के सरफेस पे, यानी जो पोर्ट्स कहाँ लगे रहते हैं 2 स्ट्रोक इंजन में सिलेंडर के दीवारों पे लगे होते हैं। तो चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कंडीशन इनटेक स्ट्रोक के बारे में सही नहीं है। यहाँ जो विकल्प नंबर ए देखा है, सिलेंडर में एक आंशिक वैक्यूम उत्पन्न हो जाता है। जब हम लोग टू स्ट्रोक के बारे में बात करते हैं, जब जनरली किसी भी अगर हम लोग ऑटो इंजन के बारे में बात करें, जब सक्शन होता है, सक्शन के दौरान सिलेंडर के अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है जो वायुमंडलीय दाब की तुलना में सिलेंडर के अंदर का दाब कम होता है। इसलिए हम लोग उसमें कह सकते हैं कि सिलेंडर में एक आंशिक वैक्यूम उत्पन्न हो सकता है। वो किस में हो सकता है, जब इनटेक के कंडीशन में, यानी जब हम लोग का सक्शन स्ट्रोक होता है उसमें। तो ये विकल्प तो होगा नहीं। अब अगला जगह पिस्टन का बीडीसी से स्टार्ट होता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं ये सिलेंडर हो गया, ये पिस्टन हो गया। ये देखते हैं हम लोग का होता है, जब हम लोग यहाँ देखेंगे तो टीडीसी होता है। और एक और अगर बनाए तो यहाँ पर देखेंगे नीचे ये बीडीसी होता है। तो हम लोग जब देखते हैं जब इंजन स्टार्ट होता है तो सक्शन के दौरान यानी इनटेक स्ट्रोक के दौरान जो हम लोग का पिस्टन होता है वो टीडीसी होता है, यानी टॉप डीड सेंटर पे होता है। जब हम लोग का जो मतलब इसका मतलब हुआ कि जब हम लोग का इंजन स्टार्ट होता है तो जो पिस्टन होता है वो टीडीसी से स्टार्ट होता है, न कि बीडीसी से। तो इसका जो यहाँ पर दे रखा है यह गलत है। यहाँ पर बीडीसी से नहीं टीडीसी से स्टार्ट होता है, इसलिए इसका जो विकल्प नंबर बी है वह सही है। और इनटेक स्ट्रोक के दौरान एग्जॉस्ट वाल्व क्या होता है, वो बंद रहता है और इनलेट वाल्व वो क्या होता है, ओपन होता है। और यहाँ पर देखेंगे जब हम लोग को चार्ज जब बनता है तो वहाँ हवा को सिलेंडर में धकेला जाता है। तो विकल्प नंबर डी भी नहीं हो सकता है, सी भी नहीं हो सकता है, इसलिए विकल्प नंबर बी सही है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे अगले वीडियो में हम लोग आगे अगला प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।